person that I'm about to introduce is what I like to call the ultimate full stack human. While most of us struggle to balance work and life, he effortlessly balances science and literature as a professor emeritus at IIIT Hyderabad. He proves that you don't have to choose between writing codes and writing odes. With over a dozen poetry anthologies and prestigious Siya Sahacharini Saman, to his name, he puts our quarterly reports to shame with his creativity. Let's put our hand together, the man who debugs the human soul with poetry, Mr. Laltu. जश्न अदब के इस सेशन में आप सबको खुशामदीद। वेलकम टू दिस सेशन। हमारे पास दो स्पीकर्स हैं, एक वंदना टेटे। मैं इनको इनकी कविता से जानता हूँ, पर वंदना टेटे महज एक कवि नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वंदना के साथ जुड़ी हुई हैं। औपचारिक रूप से फॉर्मली आई शुड बी इंट्रोड्यूसिंग देम, पर चूंकि दो स्पीकर्स हैं और हमारे पास वक्त कम ही है, इसलिए मैंने ये सोचा कि बेहतर ये होगा, चूंकि एक्टिविज़म की बात हो रही है और वंदना अपने इलाके की सबसे नामी गिरामी एक्टिविस्ट में से गिनी जाती हैं, तो बेहतर ये होगा कि शी इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ एंड वाइल शी टेल्स यू अबाउट हर बैकग्राउंड, you will also get to know about what kind of cultural activism she has been doing. Pawan, so she's from Jharkhand, several places in Jharkhand. So even though she settled in Ranchi for a long time, but she has been, of course, around all over the place. And Pawan is from North Bengal, Pawan Topo. He teaches English in Shukanto Mahavidyalaya and has several scholarly papers, including one on Othello, Shakespeare's Othello. So the same goes with Pawan also, that I'd rather have him introduce himself and talk about the kind of diverse activities he has been pursuing. So let me begin with Vandana. Vandana ji, aap. झाड़ीते का जोहार यानी मी को बताए गठो कियार उते डेलसी टिंग आम्रा रेमा बुंग गडाम बेते झाड़ीते बारूडा गामतिंग। मेरा नाम तो आप लोगों को पता हो ही गया है और मैंने आप लोगों को अपनी मातृभाषा खड़िया में जोहार किया है, नमस्कार किया है और अपने लोगों की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद दिया है। मैं कविताएं भी लिखती हूँ, आलोचनाएं भी लिखती हूँ और एक्टिविज़म भी करती हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी MSW की हुई, समाज सेवा की हुई, लेकिन मैंने यू टर्न लिया और जिससे मेरा कभी कोई वास्ता नहीं रहा लिटरेचर से, और मैंने उस पर काम शुरू किया वापस अपनी स्टेट झारखंड में आने के बाद से। लिटरेचर पे काम करने का कई सारा कारण रहा और उसके साथ साथ एक्टिविज़म भी जोड़ा, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियाँ या बहुत सारी धारणाएं हमारे यहाँ बनाई गई हैं आदिवासियों के लिए, उनकी भाषाओं के लिए, उनकी संस्कृति और उनके साहित्य के लिए। तो ये हम लोगों ने फील किया, मैं अकेले ने नहीं, क्योंकि लौटने के बाद अपने झारखंड स्टेट लौटने के बाद हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, प्यारा क्रिकेटा फाउंडेशन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, और उसी की एक यूनिट है झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा। झारखंडी कहने से लोग उसको मतलब बड़े परिदृश्य में नहीं देखते हैं, झारखंड ही मानते हैं, लेकिन झारखंडी हम कहते हैं कि जहाँ भी झारखंड से निकल के गए हुए लोग हैं वो सारे लोग, उन सारे लोगों की बात हम कहते हैं अपने मंच के थ्रू। और ये मंच हमारा 3 चीज़ों पर फोकस करता है अपना काम, भाषा, साहित्य और संस्कृति पर। और बाद के दिनों में हम लोगों ने हमारा जो लिटरेचर है उस पर काम करना शुरू किया, उसको पब्लिश करना शुरू किया, क्योंकि एकेडेमिया में पढ़ाई शुरू हो चुकी थी आदिवासी लिटरेचर की, लेकिन लोगों के पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, और जो था वो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा सही नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था। तो हम लोगों ने कोशिश की कि हमारा जो लिटरेचर का बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, उसको हमारे बच्चों को हम दें
उन तक पहुंचाए और हमारी कम्युनिटी को भी दे और कम्युनिटी से बाहर भी, मतलब एक बड़ी दुनिया में हम अपने लिटरेचर को, आदिवासी लिटरेचर को पहुंचा पाएँ। और ये काम हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने संगठन के माध्यम से शुरू किया। आज के समय में लगभग 200 से ऊपर हम लोगों का प्रकाशन है, जो विभिन्न भाषाओं में है, सिर्फ मेरी अपनी मातृभाषा में नहीं, झारखंड में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं को लेकर के है। लेकिन चूंकि बड़े परिदृश्य में हमारी भाषाओं के चीज़ों को लेना था, तो हम लोगों ने हिंदी और अंग्रेजी में भी उसको लाना शुरू किया है। और आप जिसको पीवीटीज़ कहते हैं, सरकार जिसको आदिम जनजाति कहती है, और हमारा ही वो हिस्सा है, असुर, बिरजिया, असुरों को आप जानते होंगे, तो उनके साथ हम लोगों ने उनकी जो भाषा है, उनका जो साहित्य है, उसका डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया। और इसके लिए ये सारा काम हम कम्युनिटी सपोर्ट से करते हैं। बीच बीच में कहीं कहीं पे हमको कुछ सपोर्ट हम ले लेते हैं किन्हीं से, जो हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, उनसे हम लेते हैं और अपना काम करते हैं। असुर और बिरजिया भाषा 2 पीवीटीज़ की भाषाएं हैं, और एक बिरहोर भाषा जिसको लेकर के हम डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहे हैं। आप यूट्यूब में देखेंगे हम लोगों को असुर अखड़ा मोबाइल रेडियो के माध्यम से। तो ये उनका जो भी है लिटरेचर, उसको डॉक्यूमेंटेशन उसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और एक पत्रिका हम लोग निकालते हैं, किताबों का प्रकाशन, पब्लिकेशन हम लोग करते हैं, लेकिन एक मंथली क्वार्टरली मैगजीन है जो झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के नाम से ही निकलती है। और उसमें 12 भाषाएं, मतलब हमारे जो झारखंड की आदिवासी और देशज भाषाएं हैं, और उसके अलावा जो हिंदी खास करके है उसमें शामिल। तो कुल मिला के 12 भाषाएं उस पत्रिका में पब्लिश्ड होती हैं, जो हमारे साहित्य को सामने लाने का, हमारे लेखकों को जगह देने का एक प्लेटफॉर्म है। I hope everyone understands what she has said. If there is any difficulty, please let me know. I'll briefly translate. So one of the most significant things she said is that they have roughly about 200 works already published. What I should tell you is that out of these 200, about 20 are actually by herself, and mostly edited compilations, but also her own original works. Okay, so that's something that we'll come back to, but now I'll ask Dr. Pavan Topo to talk about himself. Hello. First of all, I'd like to thank Hyderabad Literary Festivals for this invitation. It's an honor to speak at here. It's a space where voices, narrative, and stories, often silenced and marginalized, find resilience. It's an honor to speak at here. As speaker has already mentioned my name, I would like to say a few things about myself, that what are my works and what I'm doing actually. So before I speak as an academic, first I would like to speak as a person who belongs. I come from the tea gardens of Duars region, which is located nearby the border area of Bhutan and Bangladesh. This Duars region is consisted of 3 districts: Alipurduar, Jalpaiguri, and Kuch Bihar district of West Bengal. I come from the Urao or Kuruk community, an Adivasi community, basically dwelling in the tea gardens of Duars region. And apart from this, I'm a teacher. I teach in a college. I'm also a researcher. As a part of my PhD research, I have conducted research on Adivasi festivals of Duars region, how the Adivasis are trying to re-articulate their identities by performing various festivals. I have studied the different performing traditions of the Uraos, of the tea gardens. And as a part of this research, I have also made a documentary film, which will be screened tomorrow at Moving Images Stream. The film is titled as Becoming Adivasi, Urao Kuruk Festivals of the Duars region. So the idea of research started when I entered in the university with a very basic idea of the tribe. And due to the ethnological or the colonial
ideas of the tribe, how they have been represented throughout this colonial ethnographies, how the idea of superior, inferior, oral and written, this format has been represented their identity in such a way which often portrays them in such a derogatory way. So my argument or my presentation was to articulate that how the Uraos who live in Jharkhand and the Uraos who live in the Duars region or the West Bengal, they have a very different kind of struggles. The people or the Urao, it's not about the Urao because there are many other communities also, Urao, Santhal, Munda, Khadia, with the establishment of tea plantation and the new forest policy introduced by the British government in 1865, they were forced to migrate from Chotnapur Plateau to the Duars region. And due to this migration, there is a change in their economy, basically agriculture to labor economy. And it not only impacted their economic life, but also their cultural aspect. So I'm trying to see how, in spite of this migration and settling down in a new place where they are facing various struggles and various obstacles, in spite of those struggles, they still trying to preserve the same kind of identity through festivals. So basically, I have focused my study on the festivals as the re-articulation of identity. For them, festival is not an entertainment. It's a kind of a living archive through which they connect with their roots. So this is all about my research. And apart from this, I have also studied the linguistic diversity of the Duars region. This region is, Duars region of the North Bengal part is very interesting. It's one of the places where almost 36 types of different communities are living together. Not only the Adivasis, but there are also certain other communities like Bodo, Rabha, Dukpa, Dhimal. These communities are living together. In fact, there is a famous saying in our continent that just like Vincent Smith has called India as ethnological museum of the world, this Duars region can also be called as the ethnological museum of India, as almost various communities are living together in that place. So in spite of this diversity, how each and every community is trying to preserve their individual identity, this is what I'm trying to show from my research as well as from my documentary, which will be screened tomorrow. This is all about, sir. ठीक वंदना जी, एक जो बड़ी अनोखी बात झारखंड की है, मतलब आपको तो खैर विरासत में ही प्रतिरोध की संस्कृति मिली, आपके नाना जी से लेकर फिर आपके माता पिता बड़े सक्रिय थे झारखंडी आंदोलन में भी और भाषा आंदोलन वगैरह में, पर बहुत सारी चीज़ें जो जिनमें आप शामिल थी, जैसे 2011 में जब जो राजभाषा का जो दर्जा मिला 5 आदिवासी भाषाओं को, और इसके अलावा शायद 5 देशज भाषाओं को भी 4 देशज भाषाओं को भी दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला, ये बड़ी अनोखी बात है क्योंकि ऐसा किसी और जगह नहीं हुआ है. मतलब एवरीवेयर वी हैव अ स्टेट लैंग्वेज एंड देन वी हैव इंग्लिश and then of course Hindi also because of the national official language status that Hindi enjoys. But in Jharkhand, what has happened is 5 indigenous languages have been given the status of official language other than English and Hindi, and also 5 other non-indigenous languages also have gained this status. Now this happened through people's movement, which people like Vandana ji herself have actively pursued. इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आप जानते ही होंगे झारखंड आंदोलन के बारे में, लेकिन जब झारखंड बना, जिस तरह से बना, जो हमें मिला, वो हमारे पसंद का झारखंड नहीं था. और झारखंड आंदोलन को ऐसे लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक डिमांड थी, लेकिन ये एक्चुअली सांस्कृतिक डिमांड थी. राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों शामिल थे उस डिमांड में. और झारखंड बनने के बाद जब देखा गया कि हमारी भाषाओं को, हमारी संस्कृति को कोई भी तरजीह नहीं मिल रही है, सिर्फ डेवलपमेंट, जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, सिर्फ उसी पर बात हो रही है, तब सारे लोग
जो हमारे अगुवा रहे, जैसे आप जानते होंगे नाम उनका, पद्मश्री रामदयाल मुंडा, मेरी माँ रोज़ क्रिकेटा, बीपी केसरी, एच.एन. सिंह, ये कई सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने झारखंड में सांस्कृतिक लड़ाई को अगुवाई दी थी। और तब जब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है झारखंड बनने के बाद भी, सारा फोकस झारखंड के मिनरल्स पे है, उसको लेकर के कैसे डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर बनाया जाए, खाका बनाया जाए, उस पे है, तो सब लोगों ने कहा ये झारखंड जो हमें मिला है उससे इतर झारखंड हम लोगों को चाहिए, जो हमारे मन का, हमारे सपनों का झारखंड होना चाहिए, जो बहुत पहले से देखा जाता रहा है। और ये सब ने महसूस किया कि किसी भी संस्कृति को अगर बचाना है तो उसकी भाषा, जो उसका कोर होता है, उसको बचाने की ज़रूरत है। और अगर वही नहीं है तो फिर हम कितनों भी डेवलप कर जाएं, कितनों भी विकसित हो जाए, हमारा विकास अधूरा रहेगा। और इसीलिए सब ने मिल कर के, जो मैंने संगठन का नाम हमारा कहा, उस संगठन का निर्माण किया, जिसमें साहित्यकर्मी, लेखक, संस्कृतिकर्मी, समाज सेवी, सारे लोग जमा हुए और उन्होंने ये तय किया कि इस नाम से एक बैनर होगा और इस बैनर के तहत हम फिर से अपने सपनों के झारखंड के लिए काम करेंगे। और उसी के तहत पूरे राज्य भर में, राज्य से बाहर खास करके, जो हमारा मतलब बृहत्तर झारखंड जिसका डिमांड था हम लोगों का, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, ये सारा मिला करके, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया। और उस अभियान के तहत जो झारखंड में ही, जैसे आपने कहा कि झारखंड में ही इन 9 भाषाओं को, टोटल 12 भाषा, क्योंकि हिंदी और उर्दू तो थी ही, पॉलिटिकली लोगों ने उसमें उड़िया और बंगला को भी जोड़ा, और हमारी 9 भाषाएं जो रीजनल हैं और ट्राइबल लैंग्वेज हैं, इनको लेकर के हम लोगों ने मुहिम तैयार की। और फिर पूरे ग्रेटर झारखंड में हम लोगों ने उसके लिए काम किया। और सारे हमारे बीच में ये अच्छी बात है कि हर एक कम्युनिटी के पास अपनी अपनी परिषदें हैं जो भाषा पर काम करती हैं, जो साहित्य पर काम करती हैं। तो सारे लोगों को लेकर के हम लोगों ने स्टूडेंट्स को साथ में लिया, कल्चरल वर्कर थे उनको साथ में लिया, लिटरेचर पे जो काम कर रहे थे सारे लोगों को साथ में लिया, और हम लोगों ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लीडरशिप जरूर हमारा था, लेकिन सारे लोगों की उसमें सहभागिता थी। और इसीलिए हम लोगों ने ये मुहिम में सफलता हासिल की। और इसके लिए हम लोगों ने ये तय किया था कि बाहर हम लड़ेंगे, अंदर जो हमारे एमएलए हैं विधानसभा में, उनको हम घेरेंगे। अगर आपने वहाँ पर हमारी बात नहीं उठाई तो हम बाहर में फिर आपसे बात करेंगे। तो इस तरह से दोनों ही जगह पे हमारी लड़ाई हुई। और सारे लोगों की, झारखंडी हम जब बोलते हैं तो उसमें सारे लोग जो झारखंड में रहते हैं, जो मूलतः झारखंड के हैं, उन लोगों की झारखंडी संस्कृति पर हम इसीलिए गर्व करते हैं। और इसीलिए इस मुहिम को सफलता भी मिली कि हमारी एकजुटता कायम रही और हमने अपनी भाषाओं को एक सम्मानजनक दर्जा दिलाया। Pawan, since you mentioned that there are about 50 communities, you said 36 communities. 36 communities that are there in the Duars region. Yesterday we were talking and you said that because of so many people from diverse backgrounds staying there, now there is a kind of a common lingo that's evolving there. You said it's Sadri, right? Yeah. So is that a good thing? I mean, it could be also that other languages get marginalized because this one particular language is becoming hegemonic. You have something to say on that? Yeah. There is actually, from one point of view, there is the advantage of one common connecting language because it becomes very easy to communicate with the other peoples. But the domination of this language becomes so vast that it is actually eating all the other languages. As there are different communities living together, Urao, Kadiya, Munda. So they have their own languages. For Urao, they have their mother tongue called Kuduk, Santals, Santali, Munda, Mundari. These are the mother tongues of all those communities. But apart from that, those who are living in the T states, they communicate through a common connecting language that is known as the Sadri. This language has become very strong now because most of the peoples who are living in the T states now, they are at certain stage that they are forgetting their own mother tongue. This is a kind of a problem as well.
And just like this problem, there is also some initiative that how the peoples recover from this problem due to this domination of the Sadri language. So there are different organizations who are working on the surface level. I will give one example. That is Kuduk Literary and Cultural Society. This is an organization. So they are trying to make the people aware. In fact, there are many people who doesn't even know that what is their mother tongue. So this is the domination of that lingua franca Sadri. So the peoples have taken this initiative to make them aware that you have your mother tongue. For example, in case of the Uraons, it is Kuduk, and Kuduk Literary Society is working. They're conducting workshops, seminars in the last 5 years ago. In fact, the West Bengal government has also given the recognition to the Kuduk language as a state language. And from there, they begin their initiative, and now they are conducting various self-funded schools in which they teach Kuduk language to the Kuduk peoples. एक बात जो वंदना जी हुई है पिछले 3 दशकों में, पहले जब भी मूल निवासियों के बारे में बात होती थी तो आमतौर से ऐसे लोग जो बहुत प्रतिष्ठित, जैसे एकेडमिक प्रोफेसर वगैरह जो लोग हैं, जो आदिवासी समुदायों से नहीं आते थे, जो मुख्य धारा से आते थे, वे लोग काम किया करते थे और उन्हीं की किताबें पढ़ के या उनके पर्चे पढ़ के हम जान पाते थे कि क्या हो रहा है। पर पिछले 3 दशकों में बड़ी तादाद में आदिवासी स्कॉलर्स भी आए हैं और संस्कृति कर्मी, कवि, हिंदी में जैसे हम देखते हैं कि पहले तो निर्मला पुतुल संथाली कविता के लिए बहुत जानी जाती थी, आई भी हैं यहाँ एक बार, और अब इसके बाद और कई सारे लोग, अनुज लुगुन, जसिंता भी यहाँ आ चुकी हैं एक बार। तो इस पर आप क्या सोचती हैं कि क्या एक नई अभिव्यक्ति का एक नया उफान आ रहा है आदिवासी संस्कृति कर्मियों में और साहित्यकारों में? बिल्कुल उफान तो आ ही रहा है, लेकिन उसके पीछे जिन लोगों ने लिखा है, काम किया है, उनका महत्वपूर्ण हाथ है। हालांकि एक हमारे समाज का, हमारे अकादमिक जगत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन कामों को अनदेखी करता रहा है और उनसे अनभिज्ञ भी रहा है। लेकिन आज के दिनों में आप जिन नामों को देख रहे हैं, उन नामों से इतर अभी आप देखेंगे तो सैकड़ों ऐसे नाम हैं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो लिख रहे हैं लगातार। ये आप जिन लोगों को देख रहे हैं वो हिंदी में आ रहे हैं, लेकिन मातृभाषाओं में लिखने वाले लोग इनसे कई गुना लोग हैं। और अब धीरे धीरे ये ज़रूर कोशिश हो रही है कि उनको हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से आप लोगों के सामने हम लोग लाएं। और निश्चित तौर से ये 2 नाम हैं, वो चर्चित रहे हैं, जो भी नाम आपने गिनाए हैं। और जिन लोगों को आप जान रहे हैं, उनमें जब मैंने खुद ने काम शुरू किया, मैं भी लिटरेचर की विद्यार्थी नहीं रही कभी, लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि 1860 में ही हमारे लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया था और वो पब्लिश्ड हो रहे हैं। और सिर्फ गीत नहीं लिख रहे हैं, चूँकि आदिवासी समाज गीत गाने वाला समाज रहा है, लेकिन सिर्फ गीत नहीं लिखे जा रहे हैं, वो कहानियाँ रच रहे हैं, वो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो नाटक लिख रहे हैं, बहुत विधाओं में। आपके सामने नहीं आ पाया ये अलग बात है, लेकिन रचे जाते रहे हैं और आप लोगों को देखने और समझने की ज़रूरत है। इन चंद नामों से आप हमारे समाज के बारे में, आदिवासी समुदाय के बारे में जान रहे हैं, लेकिन आपको और ज़्यादा जानने के लिए उनके नींव में जो लोग हैं उनको जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने तो इस पर वाकई काफ़ी काम किया है। जैसे आपकी कुछ किताबें हैं, आप पुरखों की साहित्यिक कृतियाँ, पहली आदिवासी स्त्री कवि की कविता। जी बिल्कुल। हाँ। सुशीला सामद जो है हिंदी की पहली लिखा, अभी आप लोग अगर झारखंड में या फिर गूगल में सर्च करेंगे सारंडा जंगल के बारे में, उस वक्त वो 1932 में उनकी पहली हिंदी की कविता की किताब आई थी। हिंदी साहित्य ने उसको जगह नहीं दी, मान्यता भी नहीं दिया, लेकिन उसके बाद 36 में उनकी दूसरी कविता संग्रह आ जाती है। 1921 से कहानी आ जाती है हमारे बीच में। तो ऐसे बहुत सारी, पत्रकारिता पे भी बहुत काम हुआ है हमारे बीच में, लेकिन हम हमारे लोगों का इतिहास नहीं जानते हैं। और इसमें
किसी की गलती नहीं कहूँगी, या फिर गलती हो भी सकती है कि आपने जानने की कोशिश नहीं की, कभी गहराई से नहीं जानने की कोशिश की, क्योंकि ये बना दिया गया है। अभी भी लोग कहते हैं, एकेडेमिया में कहते हैं लोग कि 80 के दशक से आदिवासियों ने लिखना शुरू किया। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि 80 के दशक में हमारे लोगों ने लिखना शुरू किया, क्या सच में ये सही बात है? तो सच्चाई, खास करके स्कॉलर्स की बात करती हूँ, एकेडेमिया की बात करती हूँ, कि उनको जाना चाहिए तह में और देखना चाहिए कि सही क्या है, और तब वो सामने लाया जाना चाहिए। समाज, समुदाय अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन एकेडेमिया में खास करके जो लोग हैं उनको इन सब पे ध्यान देना चाहिए। So, Pawan, one way you are looking at communities is exploring their festivals, their religious rituals, etc. So, I've seen that you have written papers on these topics. Maybe you can elaborate a bit on that. Yeah. A festival is one of such a medium for the Adivasi peoples, as I said in my opening sentence, that is not only entertainment, it's kind of a living archive which actually helps them to connect with their roots. So I have studied 4 major festivals celebrated by the Urao communities. Here I would like to give instance of one festival, that is Sarhul. Sarhul, it's a festival which connects Adivasi people with the nature. The Sarhul means sarai fool or sal flower. In Kuruk it is known as Khaddi or Khekel Benja, which literally means the marriage of the earth. According to the Urao belief system, when this earth starts to decorate with itself with new flowers, leaves, they think that the time has arrived for the celebration of the marriage between earth and the sun. Only after this marriage, the new organisms will fulfill the entire earth. The earth will fulfill with the flora and fauna, new flowers, leaves, as well as new fruits. So only after this celebration, they think that during this festival, the earth as well as sun getting married together. And this marriage is not limited within their symbolisms or a kind of a folklore, but this is actually symbolically selected by the 2 peoples. One is Pahan, the religious priest who conducts the entire thing, and Pahanian. They actually get married during this ritual process, just to signify earth and the sun. And this marriage ultimately brings the fertility of the earth. This is one of the example of the festival. In the similar way, we have another festival called Karam festival. One of the interesting thing is that all those festivals centered around the trees. This Sarhul festival centers around sal tree, which is scientifically known as Soria robusta, and Karam festival is centered around Karam tree. Nuclea, the scientific name of this tree is Nuclea parvifolia. And there are various folklores regarding this celebration of this festival. In fact, those folklores are not only the folklores, but they are their histories. One of the examples from Karam festival, a Karam story which is recited during this festival, it actually narrates the migration of the Uraos from Chotnagpur Plateau. So my understanding is that for the Uraos or any other, because these festivals are not only celebrated by the Uraos, other communities also celebrate these festivals. We have to see this festival more than festival. It's bigger than that. Right, absolutely. इन्होंने अभी विस्थापन की भी बात की कि छोटा नागपुर इलाके से कैसे उरांव जो हैं कई सौ सालों से लगातार विस्थापित होते रहे हैं, और जैसे बंगाल में, उत्तरी बंगाल में ये पहुँचे, और जाहिर है कि विस्थापन का बहुत गहरा असर आदिवासियों पर पड़ा है। जैसे हम बात भी कर रहे थे आपके पति पंकज जी के उपन्यास के बारे में, जिसमें विस्थापन करके कैसे लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर दूसरे मुल्कों में भी ले जाया गया। तो प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस हमेशा से ही रहा होगा, जब से इस तरह लोगों के साथ छल हुए हैं, धोखाधड़ी हुई है, हमेशा ही लोगों ने रेजिस्ट किया होगा। तो आदिवासी जो संस्कृति है उसमें कहीं ना कहीं एक
ये हिस्सा बन गया होगा उस संस्कृति का, एक रेजिस्ट करना, है ना? तो इसके बारे में आप कुछ कहें। देखिए, जहाँ आपने विस्थापन की बात कही, और उससे पहले भी मतलब होते रहा है विस्थापन और पलायन, क्योंकि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में आप जो रिसोर्सेज बचे हुए हैं, वो रिसोर्सेज आप सभी लोगों को मानना ही होगा कि आदिवासियों के पास ही अब बचे हैं। आपने अपने हिस्से के जो रिसोर्सेज थे वो ख़त्म कर दिए हैं, और इसीलिए ग्रीनलैंड और रेड लैंड जैसी बात मतलब बोली जाती है। तो जाहिर सी बात है कि सारे रिसोर्सेज अगर हमारे पास हैं तो आपको विकास करने के लिए इन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, और जब उस देश हित में आपको चाहिए होगा तो हम मना करने वाले कौन होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आदिवासियों ने देश हित में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं आता है। अभी भी लगातार आप पढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ों की ऊंचाइयां नापी जा रही हैं, बहुत इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो जहाँ तक संसाधन की बात है और जिस तरह की अर्थव्यवस्था हमारी है, वहाँ पे हमें भी मालूम है कि हम पूरी दुनिया के 6% लोग, भारत में 10% लोग देश हित में अपने संसाधनों को देंगे ही। आप ना भी देना चाहें तो ले लिया जाएगा और हम विस्थापित कर दिया जाएंगे। और जब विस्थापन की बात आई है, तो जब लोग आपको घरों से उजाड़ेंगे, अपनी जड़ों से उजाड़ेंगे, तो कौन प्रतिरोध नहीं करेगा। और अगर हम प्रतिरोध करते हैं तो हम प्रतिरोधी संस्कृति माने जाने लगते हैं, जबकि आप शुरुआत से लेकर के अभी तक हमारी संस्कृति को प्रतिरोध करने की जो बात आ रही है वो गलत है। क्योंकि हम अपने साहित्य में देख रहे हैं, हम अपनी कहानियों में देख रहे हैं कि कहीं भी आपको संघर्ष दिख रहा है, लेकिन प्रतिरोध की संस्कृति नहीं दिखेगी। लड़ रहे हैं हम बचने के लिए, अपने बचाव के लिए कौन नहीं लड़ता है। हम लड़ने के लिए, और अपने आदिवासी सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे बल्कि सबके लिए लड़ रहे हैं। जंगल आपको नहीं चाहिए, नदी आपको नहीं चाहिए, जब आपको चाहिए तो बचाने की लड़ाई अगर हम लड़ रहे हैं तो हम प्रतिरोधी संस्कृति केवल क्यों कहते जा रहे हैं। हमारे अध्ययन में मतलब हम लोगों ने जो अध्ययन किया है, अपने समुदाय को जानने समझने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह की स्कूलिंग आपकी रही है हमारी भी रही है, और उसमें अपने आप को देखना, अपने समाज को देखना हमारे लिए भी एक बड़ा चैलेंज रहा है। और तब हम लोगों ने देखा कि कहीं भी इस तरह की बात नहीं आती है, बल्कि जितना हम लड़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम रच रहे हैं और बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं, हमारे साथी, हम ये कहते हैं कि हम रचाव और बचाव की संस्कृति वाले हैं। प्रतिरोध की संस्कृति एक टाइम के लिए ज़रूर है, वो आ जाती है हमारे बीच में, आएगी ही, और ये संस्कृति कुछ समय के लिए है, लेकिन मूल जो हमारी संस्कृति है वो रचने और बचने की है। तो उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम रो रहे हैं। हमारी लड़ाई ज़रूर है, लेकिन लड़ाई से कहीं ज़्यादा ताकतवर हमारे अंदर की वो जिजीविसा है जिसमें हम खुद को और पूरी सृष्टि को, पूरी समष्टि को बचाने की बात कर रहे हैं। क्या बात है, आपने कहा कि लड़ने से ज़्यादा रचने और बचने की बात है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये केवल आदिवासी समुदाय नहीं, पूरे एक बृहत्तर मानव समाज के लिए ये सारा संघर्ष जो है, रचने और बचने का संघर्ष, बहुत 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 बढ़िया बात आपने कही। So Pawan, let us come to some, I would say, concrete aspects of Adivasi expressions. Let's say folklores or folk songs. Maybe if you can give us a demo of, or just tell us some story or something. Okay, it will be quite difficult to give the demo because it needs training for giving demo. But as I was talking about Sarhul as well as Karam festival, I was talking about how this entire earth is decorating itself with the flowers. So there is a particular line that with which the festival starts. It's a kind of a New Year celebration for the Adivasis, in which
they see that earth starts to decorate itself in a very new way. And that is also, first I will tell folklore how the Urao believe in this Sarhul festival. Although I have highlighted a few of the aspects of the festival in my previous talk, now I'm going to tell about the songs which were a kind of an important aspect of their social as well as cultural life. So there are various songs connected with these festivals, and these songs actually indicates towards their relationship with the nature and the closeness with the nature. I will explain two lines from this song called Ender Pupan Ayo Menjerkin Bhag Jogni Lekhe Laukar Ki Bara Lagdi. I think Vandana ma'am will be able to express it much better than me. I will ask her to sing few lines. आप अगर गा सकती हैं तो आप तो बचपन से गाती रही हैं, इसलिए आपके लिए तो मुश्किल नहीं होना चाहिए. देखो लाइन में बोल रही हूँ, एक बार ये करो, मैं साथ में. अच्छा. यंदर पूपन आयो में जीर की भाग जोगनी लिखा लो करनो बरा लागी भाग जोगनी लिखा लो करनो बरा लागी. So this was the song. So the meaning of the song is that what kind of flowers you, Mother Earth, you have pushed in your hair. It seems like a firefly. So this is the ultimate meaning of the line. The song is not only a kind of a reflection of a love towards nature, but it also indicates towards a relationship between the people, how the Urao people see themselves. And the song beautifully presents that the ideology as the belief system that when they see that earth is preparing itself in a new way, they start to sing this song. And regarding this Karam festival, there is a famous folklore, as I said, that festival is not only an entertainment, it also bears a kind of a alternative history for the Uraos. As most of the histories of the Uraos, there is one part, Uraos were once upon a time used to live in the Rohtasgarh. They have migrated from Rohtasgarh to Chotnagpur Plateau region, mainly Jharkhand and Ranchi region. And Sarat Chandra Roy, anthropologist, he has documented this in his book called The Uraos of Chotnagpur. This is a documented part which is written. But how their migration to this Chotnagpur to Duars region is not recorded at all. There is not any kind of a proper document for this migration. So how do our ancestors remember this history? There are certain rituals which they perform during the festival called Sohrai. Sohrai is a festival in which the Urao worship the cattle, cows, buffaloes, which for one day they treat these animals as equal to the humans. For the entire day, it is celebrated during maybe in the month of November, in the new moon. In this day, they celebrate the equality of these animals. According to their philosophy, they think that these animals, maybe the cattle, they help throughout the year in the agricultural process. Just to pay them a tribute, they celebrate this day. They spend the entire day in the cow shed. They eat the same food mixed of various grains, which they feed the animals. They also eat the same foods for the whole day. On this day, while celebrating this festival, they recount. There is a kind of a ritualistic uttering in which say that our ancestor used to live in Bihar, from Bihar to Jharkhand, and from Jharkhand to Duars region. So these small rituals actually carries the unwritten history of the Uraos. In fact, I myself was not aware of the fact that my ancestors come from Jharkhand or Ranchi region. And there is not any written record. Once I asked one of the elders of the family that what does this mean? What is the meaning of this mantra? He said that this is not a mantra, but we are remembering our ancestors. This migration has taken place so many years.
So this is one of the strongest medium through which Adivasis, the folklores, folk tales, are not only the folk tales. Most of the folklores as well as folk tales has a particular meaning. They provide a kind of a alternative history which were not recorded by the ethnographers, or maybe the most of the studies were conducted during the pre-colonial period. And this migration of the Urals were not documented well. In fact, from my point of view, I have searched a lot whether there is any kind of written record of the migration of the Urals in tea states. Movements through these songs, folklores, and the stories. वंदना जी, आप कुछ और सुनाना चाहेंगे? तो आपके पास तो खजाना है, बचपन से आप गाते रहे हैं। सभी आदिवासियों की तरह मैं भी मतलब नाचने गाने में तो माहिर हूँ ही। बाद के दिनों में जरूर लिखने पढ़ने की तरफ आना पड़ा है, क्योंकि ये ज़रूरत है आज की। एक छोटी सी मतलब कब मेरी जो खड़िया भाषा मेरी अपनी मातृभाषा है, उसमें कविता का छोटा अंश अपनी भाषा में सुनाऊंगी और उसके बाद एक हिंदी की छोटी कविता आप लोगों को सुनाऊंगी। कोंथेड मतलब चिड़िया। कुट बारूदा जिंदगी झाड़ी या इंगरे जियोम तोनल बुंग छोटे सी। चिड़ियों की तरह जीते हैं बिना बंधन के, बिना पिंजरे के। हम सभी की आत्माएं स्वतंत्र हैं, वैसे ही बिना पिंजरे के। क्योंकि हिंदी में लिखी है वो कविता, वो बेखौफ, डर का माहौल है सब जगह, लेकिन हम बेखौफ हैं कैसे, बताती हूँ। बेखौफ है नदी पहाड़ के सीने में, बेखौफ हैं पहाड़ जंगल की गोद में, बेखौफ हैं जंगल आसमान के साए में, बेखौफ है आसमान सृष्टि के अनंत में, बेखौफ है सृष्टि पुरखा भाषाओं में, बेखौफ है पुरखा भाषाएं सजीव निर्जीव अभिव्यक्तियों में, बेखौफ हैं अभिव्यक्तियाँ नदियों के निरंतर प्रवाह में। मेरे ख्याल से अब वक्त चूँकि रहा नहीं ज़्यादा, तो ऑडियंस के लिए हम कुछ वक्त दें ताकि वो किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकें। हेलो, सो मेरा सवाल आपके लिए है। मेरा जन्म हुआ झारखंड में, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, बट बचपन मतलब 100% सब कुछ झारखंड जो एरिया है, बट सरप्राइजिंगली अब लगता है कि मतलब एक शब्द भी हमने कुछ नहीं पढ़ा कि मतलब नेटिव लोग कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ हम, मतलब लगा ही नहीं कि झारखंड में हम रहते हैं। इवन दो मैं प्राउडली बोलता हूँ लोगों को कि झारखंड से हूँ मैं, लेकिन तो एक तो पावर वाला इक्वेशन है कि जिसके पास पावर होता है उसको जो मर्जी करता है, जिसके पास पावर नहीं है वो साइड में हाशिए पे चला जाता है। लेकिन और क्या हो सकता था, मतलब अगेन बदला नहीं जा सकता है, लेकिन और क्या किया जा सकता था, कुछ और छोटी चीज़ें, कुछ और चीज़ें क्या हम उस समय कर सकते थे। और मुझे लगता है कि अभी भी ऐसा नहीं होता है। मेरी बेटी तो नहीं, वहाँ मेरी भतीजी रहती है, वो वहाँ पढ़ रही है और शायद उसको भी वही सब चीज़ें पढ़ाई जा रही है जो मुझे पढ़ाई, उसको भी नहीं पता होगा कुछ कि मतलब ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, हम कहीं से उठ के आए हैं, हम नेटिव नहीं हैं, हम समझना चाहते हैं लेकिन हम नेटिव नहीं हैं, तो हमें उनके बारे में समझना चाहिए। तो वो भी अभी भी नहीं हो रहा है, उस समय भी नहीं हो रहा था। तो मैं क्या किया जा सकता था या अभी क्या किया जा सकता है? आप बहुत कुछ किसमें कर रही हैं, बट क्या कर सकते हैं? वंदना जी, इसके साथ भाषा को जोड़ते हुए कुछ कहिएगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि हमारे झारखंड में संघर्ष सबसे ज़्यादा है। स्पष्ट रूप से कहूँ तो बिहारी वर्सेस झारखंडी है। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने बिहारियों को या फिर जो दूसरे स्टेट के लोग हैं उनको हमने हमेशा से हे दृष्टि से या उनको अलग या उनसे मतलब किसी भी तरह की घृणा रखी हो। लेकिन जैसा आपने खुद ने कहा कि आप वहाँ
जन्मे, वहाँ पले बढ़े, लेकिन आपने वहाँ पे नहीं जाना कि क्या है वहाँ पर, क्या कौन है वहाँ पे, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति क्या है। ये नई बात नहीं है। मैं अभी पिछले दिनों अंडमान गई थी। एक हमारे झारखंड के ही सदस्य थे, लेकिन मूलतः बिहार के थे, और वो वहाँ पे स्कूलों में अपनी सेवा दे रहे हैं, शिक्षक हैं बतौर। लेकिन उन्होंने जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी तरह से कहा कि मैं भी झारखंड का हूँ, और नाम से पता चल जाता है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे यहाँ मन नहीं लगता है, मैं 2 महीने की छुट्टी होती है मैं सीधे भागता हूँ। तो ये हम ऐसे समाज में, ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ हम, आप आदिवासियों की छोड़ दीजिए, हम अपने पड़ोसी को नहीं जानते हैं। आदिवासियों को जानना तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए तो ऐसी धारणाएं बना दी गई हैं जिनसे निकलना आज भी इस सदी में भी बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। इसलिए हम लोगों का ये कहना होता है, झारखंड में हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं, और बहुत तरह तरह की बातें हमारे पक्ष से भी हैं, दूसरे पक्ष से भी हैं। क्योंकि आप सभी लोग ये कहते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं कि आदिवासी बहुत सरल हृदय के होते हैं। निश्चित रूप से जैसे प्रकृति के साथ वो रहते हैं तो वो उनका स्वभाव भी है वैसे ही। प्रकृति गालियाँ नहीं देती हैं, हमारी भाषाओं में आप गालियाँ नहीं मिलेगी आपको। प्रकृति आपके साथ भेदभाव नहीं करती, हमारे लोग नहीं करते हैं, अभी भी नहीं करते हैं। अब अगर आप गांव में जाएंगे तो नहीं मिलेगा आपको, वो सहृदय स्वीकार करेंगे। शहरों में चूँकि पढ़ लिख जाने के बाद में एक दूसरी तरह की जागरूकता है, राजनीतिक सचेतनता है हमारे बीच में, सामाजिक धार्मिक जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में लोग सचेत हो रहे हैं, और इन चीज़ों को समझ रहे हैं, उन चीज़ों के पीछे की चीज़ों को समझ रहे हैं। तो वो एक दूसरा आपको वहाँ पर मिलेगा देखने के लिए। लेकिन हैं तो हम सभी इंसान, क्या हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना चाहते हैं सच्चे मन से? अगर आप करना चाहेंगे तो अभी भी बदला नहीं है, बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है हमारे बीच में, हम कर सकते हैं। तो एक तो संस्कृतियों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो दिमाग में, मुझे याद है हमारा जो इलाका है रांची में, HEC का नाम आपने सुना होगा, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसने जो कारखाने बनाने की फैक्ट्री है ऐसा कहा जाता था, सबसे पहला यहाँ पे सोवियत रूस के मदद से बनाया गया था। वहाँ पे बाहर के लोगों को लाया गया, स्किल्ड लाया गया लोगों को कि वो स्किल्ड है। हमारे लोग तो खेतीहर थे, जंगल में रहने वाले, खेतों में काम करने वाले, उनको इस तरह की चीज़ें टेक्निकली नहीं आती थी, तो उनको वहाँ पे रखा गया, बाद में हटा दिया गया। लेकिन वो बसा, और आज के समय में आप जब भी जाएंगे, इवन मैं भी जाती हूँ, तो लोग मुझको कहते हैं कि आदिवासियों को कपड़ा पहनना हमने सिखाया है, बहुत प्राउडली कहते हैं। तो हम अब ये कहते हैं, कपड़ों की राजनीति मत करो, हमें पता है कपड़ों के अंदर तुम कैसे देखते हो, है ना? तो ये है। तो आप हमारा रिस्पेक्ट करें, अपने आसपास की जो संस्कृति है, जो लोग हैं, उनको जानने समझने की कोशिश करें, बिल्कुल खुले दिमाग, दिल और दिमाग से। दोनों के लिए सवाल है, शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है कि दुनिया भर में आदिवासी शिक्षा व्यवस्था दरअसल उनकी शिक्षा से जुड़ी हुई नहीं है, मेन स्ट्रीम से जुड़ी हुई है। उनकी भाषाओं के लिए कोई जगह नहीं है शिक्षा व्यवस्था में, दुनिया भर में ये होता आ रहा है। तो मैं जानना चाहता था कि आपने जो कल्चरल एक्टिविज़म देखा है, किया है, उसके तहत क्या शिक्षा, स्कूली शिक्षा की बात कर रहा हूँ, स्कूल एजुकेशन में कोई प्रयत्न रहे हैं, कोई कोशिश रही है कि आदिवासी भाषाओं की एक जगह हो, टेक्स्ट बुक्स ऐसे हों जो आदिवासी संस्कृति पर फोकस करें, या पढ़ाने के ढंग ऐसे हों, पेडागॉजी ऐसी हो, ऐसे कोई संस्थाएं हैं आपके जहन में जो Maybe Pawan, you can respond and then Vandana ji will take. Yeah. As I said, that there is not any kind of a government initiative for preserving these indigenous languages.
As I said that in fact, the Duar's region is one of the wonderful place to preserve this cultural diversity. But still there is not any kind of a insights of the people to recognize this kind of a diversity. And as you talk about the language, these initiatives are coming from the people itself. As I said that in Duar's region, this Kuduk Literary and Culture Society doing their wonderful job. They are trying to connect the peoples from this region, connecting all the peoples who have advanced themselves in the higher education, bringing them back in an umbrella, under one umbrella, and asking them to help the peoples. And in fact, I was also collaborated with them. There is a newly established university in our area called Alipurduar University. And this the secretary of this Kuduk Literary Society, he made a team. I was also a member of the team. And we designed a certificate course in Kuduk language. It's a 6-month course. So it's very difficult to start a schooling all of a sudden. We need books, resources. So at first we need to form a kind of a syllabus for the small childs. And there is they have also the script. We got our script. It's known as Tolong Shiki. But now the peoples are working in a very, although in Jharkhand or Ranchi region, they have already started master degree in Kuduk language. But in West Bengal, still the peoples are struggling to get at this position. The work is on the surface level. Kuduk Literary and Society is doing wonderful job. They're trying to connect all the peoples to involve themselves in this initiative. And once we have started to talk with the university authority, because most of the peoples are living nearby Alipurduar and Jalpaiguri district. If not in the school, if we can start a kind of a certificate course in the university level, the peoples who are progressing towards higher education, at least if they become knowledgeable about the importance of mother tongue, they can at least spread this awareness among the people. आपने सुना होगा गोंड लोगों के बारे में, जिसमें गोटुल की परंपरा रही है। तो ये जो सेंटर थे, ये हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सेंटर ही हुआ करते थे, जो हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारी परंपराओं को, हमारे जो नॉलेज सिस्टम है उसको कैसे आगे ले जाना है उसके बारे में ये बताते थे। वो ख़त्म कर दिए गए और जो शिक्षा व्यवस्था हमको दी जा रही है उसमें इन सब चीज़ों की जगह नहीं है। लेकिन लोगों ने इस पे काम करना छोड़ा नहीं, वो अभी भी चाहते हैं, हम अभी भी चाहते हैं और ये इस पे काम हो रहा है। मुझे अच्छा ये लगता है कि पूरे खास करके जहाँ भी आदिवासी है वहाँ पे स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, लैंग्वेज पे भी काम हो रहा है और स्कूली एजुकेशन पे भी काम हो रहा है, सेंट्रल लेवल से भी और इधर स्टेट गवर्नमेंट से भी। पहली बार झारखंड में 25 साल जिस चीज़ की लड़ाई हुई, चलती रही सतत, उसमें पहली बार भाषा नीति बनाने की बात शुरू हुई है, उस पे काम चल रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कुछ एक संस्थाएं हैं जो लैंग्वेज पे काम कर रही हैं और किताबें बना रही हैं, तो वो हमारे अपनी पेडागोजी के हिसाब से ही चल रही हैं। बहुत शुक्रिया वंदना जी, पवन, थैंक यू ऑल। सेशन कम्स टू एन एंड नाउ।